हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटा-सा टॉपिक लेकर के आए हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी तरह के स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का कोई ना कोई वेरिएशन होता है। उसी वेरिएशन पर कितने तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और वो कौन-कौन से स्ट्रेसेस होते हैं, उन सब का कंपाइलेशन हमने यहाँ पर दे दिया है। एक-एक करके टॉपिक वाइज स्ट्रेसेस को डिस्कस करेंगे और उनके वेरिएशंस को। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हैं। उसमें 2 तरह के स्ट्रेसेस आते हैं। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, दूसरे को बोलते हैं नॉमिनल। अब इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, जिस पर कोई फोर्स लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड मैं मान के चलता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड P है और एरिया ये पूरा है जिस पर फोर्स लग रहा है। बट इनिशियली जब इस एरिया पर लोड लग रहा होगा तो जो ये पॉइंट ए होगा इस पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पास किसी भी चीज पर फोर्स लगाना, चाहे दीवार पर फोर्स लगाना, जिस पॉइंट पर आपका हाथ फोर्स लगा रहा होगा उस पॉइंट पर स्ट्रेस भी ज्यादा आएगा। तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब उसके ऊपर थोड़ी-सी कम रहेगी क्योंकि इस फ़ोर्स का इम्पैक्ट थोड़ा-सा कम होगा, ऊपर थोड़ा-सा और कम और फाइनली वैल्यू कम रहने वाली है। इस तरह का वेरिएशन होता है जो एकदम से वेरिएशन होता है, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस सिग्मा IN से मैंने इसे डिनोट कर दिया। अब इसे मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाता है? सिग्मा IN होता है 2p बाय ए। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एग्जामिनर बोल दे कि चेंज इन लेंथ बता दो इंस्टेंटेनियस लोड की वजह से, तो वो हो जाएगी 2pl बाय ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। या तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ पूछेगा एग्जामिनर, या ये बोल देगा इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि धीरे धीरे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम करता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अगर आपका एक हाथ गर्म है और दूसरा हाथ ठंडा और आप दोनों को मिला दोगे तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर चीजें फ्लो करेंगी। कब तक करेंगी? जब तक दोनों हाथों पर सेम टेम्परेचर ना हो जाए। सेम एज इट इज ये पार्टिकल भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये एक दूसरे पर स्ट्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस। और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा? जब तक हर जगह पर एक जैसा स्ट्रेस ना हो जाए। उसी स्ट्रेस को बोलते हैं हम एवरेज या नॉमिनल स्ट्रेस। कहीं पर भी एवरेज या नॉमिनल की बात सुन लो तो समझ जाना इसी स्ट्रेस की बात हो रही है। अब एवरेज और नॉमिनल स्ट्रेस में क्या हुआ कि उसी क्रॉस सेक्शन पर जब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया तो हर जगह पर स्ट्रेस की वैल्यू एक जैसी हो गई। इसे मैं बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो स्ट्रेस होता है उसे मैं बोलता हूं एवरेज, और इसे लिखते हैं हम P/A। इसी स्ट्रेस को हम सारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अलग अलग फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं। यहीं से जब चेंज इन लेंथ निकालते थे तो डेल्टा एल लिखते थे PL/A। इतना पॉइंट समझ में आया। अब एग्जामिनर
या तो आपसे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस पूछेगा या उसकी वैल्यू पूछेगा, या आपसे एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू पूछेगा, या इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा कि ये बता दो कि इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस बाय एवरेज स्ट्रेस का रेशियो क्या है। ठीक है, वो हो जाएगा 2, या चेंज इन लेंथ की फॉर्म में पूछ लेगा। ठीक है, तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इस पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। समझ गए। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्या पूछेगा कि जो वेरिएशन ऑफ नॉमिनल और एवरेज स्ट्रेस होता है, जो पहला पॉइंट है हमारा, वेरिएशन ऑफ नॉमिनल और एवरेज स्ट्रेस इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। ठीक है भाई। एंड वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इज नॉन यूनिफॉर्म विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द एप्लीकेशन ऑफ लोड। जहां पर लोड लग रहा है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, और वो इंटेंसिटी होगी 2p/a। ठीक है, तो टोटल मिला करके इस पर्टिकुलर स्ट्रेस वेरिएशन पर 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले स्ट्रेस पर। अगला है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक टॉपिक पढ़ा होता है जिसे बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। अब बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम के अंदर हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा/y। अब यहां से सिग्मा जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है My/I, जिससे मुझे एक चीज पता चली कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। और y क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस पर सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहेगी, यहीं से जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो। पर एक्सट्रीम फाइबर पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d/2, अगर ओवरऑल डिस्टेंस d है तो मतलब जितनी ज्यादा y की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो y की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होगी? एक्सट्रीम फाइबर पर। क्लियर है पार्टी वाला? तो इसका मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो एक्सट्रीम फाइबर पर मैक्सिमम होगा और न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होगा। ये बात समझ में आई? और ये वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। तो अब इस पर चारों ऑब्जेक्टिव किस तरह के पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली, वो देखते हैं। वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस पहला पॉइंट है, इज ऑलवेज लीनियर। बिल्कुल ठीक बात है। बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, बेंडिंग स्ट्रेस इज 0 एट न्यूट्रल एक्सिस। ये भी ठीक है। अब इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर ना बेंडिंग स्ट्रेस रेजिस्टिंग एबिलिटी हर जगह पर सेम थी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सेक्शन है। बट न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 आ गया, जबकि क्रॉस सेक्शन वहां पर बहुत ज्यादा था। तो अगर मैं वहां पर थोड़ा सा होल कर भी दूं तो भी स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे तो वहां पर 0 स्ट्रेस है। सो इफ अ होल इज क्रिएटेड इन द बीम, देन द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव तो ये थे, और 5वां ऑब्जेक्टिव ये वाला है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो यहां से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो हमने अपनी एक बूस्टर वीडियो में समझा रखा है। चलिए अगले वेरिएशन पर चलते हैं। अगला वेरिएशन है वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हमने पढ़ा था कि पैराबोलिक होता है डेप्थ के साथ, और इस पर अलग अलग केसेस भी करे थे क्लासेस के अंदर, जिसमें पता चला कि टॉप पर तो शियर स्ट्रेस 0 रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगा अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तो। ठीक है, और ये वेरिएशन कैसा होगा? पैराबोलिक। समझ गए? तो 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला,
वेरिएशन ऑफ shear stress is always parabolic. ठीक है। नेक्स्ट, एट एक्सट्रीम फाइबर shear stress is 0 एंड एट न्यूट्रल एक्सिस फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन हो गए तो न्यूट्रल एक्सिस पर shear stress मैक्सिमम नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम होगा सिर्फ सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए। कहां पर? न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है, तो shear stress is maximum at neutral axis for symmetrical sections only। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो स्ट्रेसेस पर बेस्ड होते हैं और उनके वेरिएशंस पर। चलिए अगली बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस। बट ये वेरिएशन shear फोर्स की वजह से नहीं हो रहा। पिछला जो वेरिएशन था वो था shear फोर्स की वजह से। यहां पर shear स्ट्रेस का वेरिएशन हमें देखना है ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, और वो क्या पढ़ते थे? T/J इज इक्वल टू टाउ बाय आर। यहां से अगर मैं shear स्ट्रेस कैलकुलेट करूं तो वो आएगा T/R/J। तो यहां से एक कंक्लूजन पता चला कि जो shear स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो एक तो मुझे चीज पता चल गई तो कि वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर। ठीक है, लीनियर वेरिएशन तो होगा, ये बात समझ में आ गई। बट लीनियर वेरिएशन किस तरह होगा? अगर सर्कुलर सेक्शन है तो आर की वैल्यू सेंटर पर कितनी होती है? 0, और एंड पॉइंट पर मैक्सिमम। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर shear स्ट्रेस होगा मैक्सिमम और सेंटर पर होगा 0। अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन की बात करी जाए तो जब आर मिनिमम रखूंगा तो टाउ भी मिनिमम आएगा। आ गया सर मिनिमम। और जब आर मैक्सिमम रखूंगा तो टाउ भी मैक्सिमम आएगा। आ गया सर मैक्सिमम। अब ये वेरिएशन कैसा हुआ? ये वेरिएशन लीनियर वेरिएशन होता है। यहाँ पे टाउ मैक्सिमम और ये टाउ मिनिमम, मतलब इनर फेस पर मिनिमम और एक्सटर्नल फेस पर मैक्सिमम। तो यहां से क्या रिजल्ट निकले? वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस इज ऑलवेज लीनियर। ठीक है सर, लीनियर होता है क्योंकि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। shear स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट इनर फाइबर, मिनिमम एट इनर फाइबर। कि इनर फाइबर पर shear स्ट्रेस मिनिमम होगा। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के अंदर 0 होगा और हॉलो के अंदर मिनिमम हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम फाइबर पर वो मैक्सिमम रहेगा या आउटर फाइबर पर मैक्सिमम रहेगा। 3 ऑब्जेक्टिव तो थे ये, और चौथा ऑब्जेक्टिव ये। तो टोटल मिला करके 4 थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जब मैं वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस की बात करूं, ट्विस्टिंग की वजह से या टॉर्जन की वजह से। एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना कि shear स्ट्रेस वेरिएशन वो किसकी वजह से बोल रहा है। अगर उसने कुछ भी नहीं बोल रखा तो हमें shear फोर्स के रिस्पेक्ट में देखना है, वरना अगर वो टॉर्जन के लिए बोलेगा तो वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए अगले वेरिएशन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं थिन एंड थिक स्फेरिकल सेल। ठीक है, उसमें थिन शेल अलग पढ़ते हैं और थिक शेल अलग पढ़ते हैं। अब थिन शेल में 2 तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, एक को बोलते हैं हुप स्ट्रेस और दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैं सिलेंडर की बात करता हूं। जब सिलेंडर की बात करता हूं तो हुप स्ट्रेस को हम मैथमेटिकली लिखते हैं पी डी बाय 2t, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लिखते हैं पी डी बाय 4t। अब इन दोनों ही इक्वेशन से, ये सब आपने पढ़ रखा है, ऑल्दो इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यहां से मुझे कंक्लूजन पता चला, और वो क्या कंक्लूजन पता चला? चाहे वो हुप स्ट्रेस हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, दोनों ही डिपेंड करेंगे डायमीटर पर।
ठीक है? या मैं एक तरह से ये भी बोल सकता हूं कि दोनों ही डिपेंड करेंगे रेडियस पर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है? अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो वेरिएशन कैसा हो गया? लीनियर। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, या जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो यहां पर अगर मैं इनर फेस की बात करूं, जब आर की वैल्यू मिनिमम है तो स्ट्रेस की वैल्यू भी मिनिमम होगी, और जब एक्सटर्नल पर बात करूं तो स्ट्रेस की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। मतलब यहां पर मैक्सिमम और इंटरनल पर मिनिमम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए वेरिएशन कैसा हो जाएगा? लीनियर। ठीक है? तो जब थिन शेल की बात करी जाती है, थिक की बात मैंने अभी नहीं करी, जब थिन शेल की बात करी जाती है तो दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल, और दोनों के दोनों का वेरिएशन लीनियर होता है। अगला, हुप स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगा आउटर फाइबर पर और मिनिमम होगा इनर फाइबर पर। तीन ऑब्जेक्टिव तो ये थे और चौथा ऑब्जेक्टिव ये, और इस पर न्यूमेरिकल पढ़ना चाहो पढ़ कर लेना, वरना क्लासेस में करवाते हैं इस चीज को, ये नॉर्मल फॉर्मूलेज होते हैं। तो टोटल मिला के थ्योरेटिकल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बने। ठीक है? अपने फाइनल केस पर वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, अब हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की ही बात करी जाएगी, बट वो थिन सिलेंडर शेल पर नहीं, थिक सिलेंडर शेल पर बात करी जाएगी। अब जब थिक सिलेंडर के लिए हमने पढ़ाई करी तो हमें पता चला कि सिग्मा एच की वैल्यू होती है बी बाय आर स्क्वायर प्लस ए। ऐसे ही स्फेरिकल सेल के अंदर भी होगा। अब यहां से एक चीज पता चली कि जो सिग्मा है ना, सिग्मा एच, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कहीं ना कहीं आर स्क्वायर के। अब मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हुप स्ट्रेस घट जाएगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब इनर सरफेस पर आर की वैल्यू है कम। अब आर की वैल्यू अगर कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, क्योंकि आर कम हो रहा है तो सिग्मा एच बढ़ेगा, और आर अगर बढ़ रहा है तो सिग्मा एच घटेगा। और एंड फाइबर पर जहां पर आर की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर सिग्मा की वैल्यू घट जाएगी। और जो ये वेरिएशन होगा ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है। और जब भी 1/r² की बात आती है तो 1/r² की फॉर्म होती है हाइपरबोलिक फॉर्म। ये होता है हाइपरबोलिक वेरिएशन। तो इसके अंदर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, द वेरिएशन ऑफ हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हाइपरबोलिक। बिल्कुल ठीक बात है सर। जिसमें इनर फेस पर मैक्सिमम होगा और आउटर फेस पर मैक्सिमम होगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस पर। ठीक है? तो 3 ऑब्जेक्टिव थिक शेल पर, 4 ऑब्जेक्टिव थिन शेल पर 7, 4 ऑब्जेक्टिव टॉर्जन के शियर स्ट्रेस पर 7 और 4 11, 3 ऑब्जेक्टिव शियर स्ट्रेस पर 14, 5 ऑब्जेक्टिव बेंडिंग स्ट्रेस पर 19, और 4 ऑब्जेक्टिव हमारे इंस्टेंटेनियस और नॉर्मल स्ट्रेस पर 19 और 3 22। टोटल मिला करके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। ये सारे वेरिएशन है स्ट्रेसेस के जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसी भी चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट पर इनके वेरिएशन जरूर देख करके चले जाना। क्लियर है पार्टी वाला? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकें। हमने बूस्टर सीरीज वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल्स ऐप को डाउनलोड करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।